मुद्दा स्वास्थ्य का इस स्पेशल एडिशन में आप लोगों का स्वागत है। अक्टूबर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसी बारे में चर्चा करने के लिए हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अंशुमन कुमार, जो कि देश के प्रसिद्ध कैंसर सर्जन हैं और दिल्ली से हम लोगों से जुड़े हुए हैं। और साथ में हैं वैद्य आनंद पांडे जी, जो कि गंगा आयुर्वेदिक चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सक हैं। तो डॉक्टर अंशुमन जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि हम लोग ये मंथ मनाते हैं या अवेयरनेस के लिए हम लोग इस चीज को देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, तो इससे क्या तात्पर्य है? देखिए, जब भी कोई मंथ या दिवस, महीना या दिवस मनाया जाने लगा तो समझ लीजिए उसकी समस्या बहुत बढ़ गई है। चाहे आप किसी भी चीज की बात करें, आज उदाहरण के तौर पे फादर्स डे, मदर्स डे, इस तरह की बातें क्यों होने लगी कि माता पिता का अगर सम्मान आप पूरे साल करते तो डे की मनाने की जरूरत क्यों होती। सिंपली अगर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ की नौबत आ गई, मतलब ब्रेस्ट कैंसर की तादाद बहुत बढ़ चुकी है, ये सच है। पहले, आज से 20 साल पहले ये माना जाता था ब्रेस्ट कैंसर वेस्टर्न पॉपुलेशन की बीमारी है, पाश्चात्य सभ्यता में रहने वाले लोग जिनका खान पान इस तरह का है उनमें होता है। आज हालत ये हो गई है कि दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर, मतलब स्तन का कैंसर हो चुका है। इसलिए इसके लिए जागरूकता अभियान के तहत अक्टूबर महीने को उसमें ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे रखा गया, लेकिन धीरे धीरे करके पूरे अक्टूबर को अवेयरनेस मंथ की तरह, पिंक मंथ की तरह किया जाता है। अलग अलग एनजीओ, अस्पताल वाले, कई संस्थाएं इस पे काम करती है, लोगों को जागरूक करती है। जागरूक कैसे करते हैं, कैसे आपको जागरूक होना, उस पर आगे हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल सर। और डॉक्टर अंशुमन जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि पहले के जो केसेस आते थे ब्रेस्ट कैंसर के और अब के जो केसेस आ रहे हैं 20 साल या 30 साल में, तो उनमें कैसा फर्क पड़ा है और वो किस वजह से पड़ा है? बहुत बहुत अच्छा सवाल किया। इसीलिए देखिए, यही फर्क पड़ता है कि एक वैद्य, एक चिकित्सक जब किसी मुद्दे को उठाता है तो उस मुद्दे में बहुत गंभीरता से सोचता है। आज से 30 साल पहले जो स्तन कैंसर के केसेज आते थे और आज जो आ रहे हैं, उसमें देखिए मेजर फर्क क्या पड़ा। पहले कैंसर के रोगी, स्तन कैंसर के रोगी आमतौर पे मिडिल एज एंड उसके ऊपर होते थे, मतलब 50-55 साल से ऊपर की महिलाएं होती थी। आज ब्रेस्ट कैंसर के लोग यंग एज 25 साल, 30 साल, 35 साल वाले भी आ रहे हैं। पहले तो उम्र में फर्क पड़ा कि बहुत जल्दी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस नंबर, अगर ओपीडी की बात करें कि आपके पास कैंसर के 100 मरीज आ रहे हैं, उसमें कितने ब्रेस्ट कैंसर केसेस हैं, तो ऑलमोस्ट आप ये देखिए कि लगभग 20 से 22 रोगी ब्रेस्ट कैंसर के हैं। अगर 100 रोगी कैंसर के आ रहे हैं तो नंबर्स बढ़े, उम्र कम हो गई। दूसरा, एक हम लोग रिसर्च से अभी देखा है हमने, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, मतलब आगे हम चर्चा करेंगे, हार्मोन रिसेप्टर, ईआर रिसेप्टर, पीआर रिसेप्टर नेगेटिव, हर2 एक रिसेप्टर होता है, इसको नेगेटिव, ट्रिपल नेगेटिव। इसका जो आउटकम होता है इस तरह का ब्रेस्ट कैंसर, टीएनबीसी बोलते हैं टेक्निकली, इसका खराब हो, इसकी संख्या बढ़ी है। टीएनबीसी मतलब जो खराब तरीके का ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी संख्या भी बढ़ी है। एक बार एक अच्छी चीज जरूर हुई है, पहले काफी केसेस एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होते थे, अब कई केसेस अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होने लगे हैं। ये जागरूकता का प्रभाव है, ये फर्क पड़ा है। कुछ खराब प्रभाव मैं कह सकता हूँ, कुछ खराब चीजें देखने को मिली है, लेकिन अच्छी चीज देखने को ये मिली कि अर्ली डिटेक्शन अब काफी केसेज होने लगे, खास करके शहरों से तो अर्ली डिटेक्शन केसेज आने लगे हैं। जी सर। और वैद्य आनंद पांडे जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि पहले के खान पान और अब के खान पान को लेकर आयुर्वेद क्या विचार करता है कि किस प्रकार से ये ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है? जी, आयुर्वेद महिलाओं को अलग विशेष कुछ देखता है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। आयुर्वेद के हिसाब से महिलाओं में जब भी उनके पीरियड शुरू होते हैं, 12 साल से लेकर 50 साल तक की आयु को बताया गया है कि उस समय स्त्रियों में पीरियड होते रहते हैं, मेनार्की और मेनोपॉज।
उस समय के लिए हमारे आयुर्वेद में अलग अलग चर्या मतलब रेजिम फॉलो करने के लिए बताया गया है कि जिस समय 5 दिन के जो पीरियड होते हैं उस काल में उनको क्या खाना है, कितना खाना है, कहाँ सोना है, कितना नहाना है, कहाँ पानी नहीं डालना है। जैसे आपको मैं उदाहरण के लिए बताऊं तो पहले जो परंपरा बन गई थी वो परंपरा थी, लेकिन ये वैज्ञानिकता से भरी हुई है कि पीरियड के समय में कोई भारी सामान नहीं उठाना है, पानी का घड़ा नहीं छूना है, जार नहीं छूना है अचार का। तो वो इसलिए था कि वो भारी होता है और वो समय महिला व्रणित होती है, मतलब उसको घाव होते हैं, जो एंडोमेट्रियम की वॉल टूटती है और ब्लीडिंग होती है तो उसके अंदर घाव होते हैं। उस चीज को यदि वो छुएगी तो उसको और वो उसका वात बढ़ेगा, उसका दर्द बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा। तो उस सबसे रोकने के लिए, बचाने के लिए एक परंपरा बना दी गई कि उसको छूना नहीं है। ये बताया जाता था कि आप कहीं पूजा करने मंदिर नहीं जाएंगे। तो मंदिर नहीं जाएंगे इसका मतलब ये नहीं था कि आप बहुत अपवित्र हैं, उसका मतलब ये भी था कि आप मंदिर जाएंगे तो पद्मासन में या फिर सुखासन में बैठेंगे। उस समय बैठना जो है वो उनके लिए घातक हुआ करता था, वो आज भी है। तो उन सब चीजों को रोकने के लिए ये सारी चीजें बनाई गई थी। खाने के लिए बताया गया कि 1 अंजलि प्रमाण चावल लेना है। चावल इसलिए लेना है कि वो जो चावल होता है वो सुपाच्य होता है, आसानी से पच जाएगा। 1 अंजलि ही लेना है, मतलब एक मात्रा, निश्चित मात्रा है, उतना ही लेना है, वो पच जाएगा। वो शीत होता है, चावल ठंडा होता है, वो ज्यादा आपके पित्त को और वात को प्रकोपित होने से रोकेगा। कुश के आसन पे सोना है, कुश के आसन पे इसलिए सोना है कि वो शीत होता है, इसलिए कुश के आसन पे सोना है। नहाना नहीं है, और नहाना है तो रीढ़ की हड्डी पे पानी नहीं डालना है, मतलब वात प्रकोपित नहीं करना है, वो वात का काल होता है। दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े देशों में, अमेरिका जैसे देशों में आज पीरियड के समय में 5 दिन तक महिलाओं को छुट्टी दी जाती है, चाहे सरकारी ऑफिस में हो या फिर प्राइवेट ऑफिस में हो। वो यही कारण है कि उनको आराम दिया जाता है। उस समय उनको व्रण होता है, घाव होता है, वो चीजें भर जाएं। आप देखते हैं कि आज के समय में महिलाओं को हॉट फ्लैशेस जैसे दिक्कतें होती है, अचानक गर्मी लगती है, अचानक ठंड लगती है। ये सारा हार्मोनल इम्बैलेंस जो कारण होता है, ये इसी कारण होता है। तो आयुर्वेद इस दृष्टिकोण से देखता है कि वो चीजें न हो, बचाव, रोकथाम के दृष्टिकोण से आयुर्वेद बताता है ये सारी चीजें यदि पालन की जाएंगी, ऋतुचर्या इसको हमारे यहाँ बोला जाता है, ऋतुमती चर्या, इसका पालन करने से ये जो समस्याएं बहुत जल्दी जल्दी और बहुत फैली हुई हैं वो नहीं होंगी या रुक जाएंगी। जी सर। और डॉक्टर अंशुमन जी से मैं पूछना चाहूंगा कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति है तो वो किस प्रकार से पहचाने कि उसे किसी प्रकार का कैंसर का निर्माण हो रहा है, ताकि वो डॉक्टर को सबसे पहले अप्रोच कर सके। जी, इस जगह एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही एक ज्ञान की बात है। सबसे पहले लोग समझते हैं स्तन का कैंसर मतलब सिर्फ औरतों में होता है। औरतों में ज्यादा संख्या जरूर है, लेकिन पुरुषों में भी स्तन कैंसर होता है। और एग्जैक्टली ब्रेस्ट टिश्यू पुरुष में छोटा होता है, इसलिए पुरुषों में स्तन कैंसर की संख्या तादाद कम है, लेकिन पुरुषों में भी स्तन कैंसर होता है। तो इसलिए जो लक्षण मैं बताने जा रहा हूं, अगर पुरुषों में भी दिखे तो आपको भी डॉक्टर को संपर्क करना है, महिलाओं को तो करना ही करना है। स्तन कैंसर का सबसे आम लक्षण मतलब ये हुआ कि सबसे कॉमनली जिस सिम्टम को लेके महिला प्रेजेंट करती है एक डॉक्टर के पास, जो स्तन कैंसर का लक्षण है, वो है पेनलेस लम्प, मतलब स्तन में एक ऐसी गांठ जिसमें दर्द ना हो। अब देखिए इसमें क्या है हिच। अधिकतम औरतों को मैंने कहते हुए ही सुना कि डॉक्टर साहब इससे दर्द नहीं हो रहा था, इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया। तो स्तन कैंसर शुरुआती स्टेज में दर्द नहीं करता है। तो ऐसी गांठ जो कुछ समय से पड़ी हो और दर्द ना हो रहा हो तो लक्षण हो सकता है स्तन कैंसर का। पुरुषों में भी अगर चेस्ट के एरिया में कोई गठान महसूस हो रही है तो स्तन कैंसर की संभावना हो सकती है, उसकी जांच कराएं। दूसरा लक्षण क्या होता है? निप्पल डिस्चार्ज। निप्पल से कोई भी स्राव का निकलना, खास करके स्राव का रंग अगर खून के रंग से मिलता जुलता हो, जिसको हम आमतौर पर कहते हैं ब्लडी निप्पल डिस्चार्ज, खून मिक्स रक्त से मिला हुआ निप्पल से डिस्चार्ज। एक्जिमा लाइक सिम्टम्स, मतलब निप्पल एरियोला जो सेंटर का हिस्सा है स्तन का, उस पर कोई खुजली होके और कोई जख्म बन जाए, यह स्तन कैंसर का सिम्टम हो सकता है।
अगर मान लीजिए ब्रेस्ट का साइज बहुत बड़ा है तो हो सकता है आपको गांठ महसूस ना हो, लेकिन हो सकता है निप्पल का डायरेक्शन चेंज हो। निप्पल जैसे आप देखते थे, जिसके आगे हम चर्चा करेंगे, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की हर महिलाओं को करना चाहिए, क्यों करना चाहिए उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो निप्पल का अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, शेप या साइज कोई बदलाव हो रहा है, मतलब निप्पल अंदर की तरफ जाने लगे या एक तरफ कहीं मुड़ने लगे, तो हो सकता है अंदर स्तन कैंसर डेवलप हो रहा हो। या किसी भी जगह प्रोमिनेंस, कोई नसें तनी हुई वहां दिख रही हो, लालिमा दिख रही हो, स्किन लाल दिख रही हो, तो हो सकता है अंदर स्तन का कैंसर हो। ये सब तो मैंने बताया जो शुरुआती लक्षण है। कभी कभी क्या होता है कि महिलाएं अनअवेयर रहती हैं, स्तन में कोई गांठ है, और सीधा प्रेजेंट करती है डॉक्टर के पास बगल में गिल्टी लेके, जिसको आमतौर पे कॉमन लैंग्वेज में आर्मपिट कह सकते हैं, जिसको टेक्निकली हम एक्जिला कहते हैं, वहां पे लिम्फ नोड लेके, मतलब बगल में कोई गिल्टी का हो जाना। या दुर्भाग्यवश स्तन कैंसर बहुत एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करे तो कमर की हड्डी में दर्द, जॉन्डिस का हो जाना या किसी और भी लक्षण लेके प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि जितनी शुरुआती स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ लें, उपचार संभव है और पूरी तरह से इसका निदान, ट्रीटमेंट हो जाता है। ये आम लक्षण है ब्रेस्ट कैंसर। जी सर, बिल्कुल आपने बताया कि जिस प्रकार के लक्षण बताए हैं, पेनलेस, लंप, बिना दर्द ना होने वाली गांठ, अगर वहां से किसी प्रकार का स्राव हो रहा है, रक्तवर्णी, और इन सब लक्षणों को हम लोग देखें और अर्ली डिटेक्शन करें और डॉक्टर से सलाह लें। वैद्य आनंद पांडे जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऋतुमती स्त्री के बारे में क्या बताया गया है और इससे क्या संबंध है ब्रेस्ट कैंसर से? जी, पहले मैं बता दूं कि ऋतुमती का क्या मतलब होता है। ऋतुमती का मतलब होता है वो 5 दिन का पीरियड का समय, जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती रहती है, तो वो समय के काल को ऋतु काल कहते हैं हमारे यहाँ। और उस काल में ही बताए गए हैं कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक अर्धजली प्रमाण ही चावल खाना है, भारी सामान नहीं उठाना है, कुछ के बिछौने पे सोना है, और दौड़ना भागना, मतलब जो शारीरिक श्रम होते हैं उन्हें नहीं करना है, तनाव नहीं लेना है। ये जो तनाव होता है ये भी हमारे आयुर्वेद के हिसाब से ये ब्रेस्ट कैंसर, विद्युद्धि और अर्बुद का कारण बताया गया है। या फिर जो हमारे यहाँ ग्राम्य आहार का एक टॉपिक है, उसमें जो हमारे इस समय के जो आहार चलते हैं, पिज्जा, बर्गर, उसके कारण जो हमारे यहाँ देखेंगे आपकी लो बैक पे या फिर पेट पे, नाभि के नीचे जो फैट जमा होता है, वो भी मेद दूषित होता है, और वो मेद भी एक कैंसर का कारण होता है, आयुर्वेद के चश्मे से भी देखा जाए तो भी। तो ये सारे कारण जो बताए गए हैं, ये हमारे यहाँ भी अर्बुद, हमारे यहाँ अर्बुद के नाम से बोला जाता है, विद्युद्धि के नाम से बोला जाता है। तो ये इसके कारण होते हैं, जो मॉडर्न कहता है वही आयुर्वेद भी कहता है इस पक्ष में। जी सर, आहार विहार का बहुत ही बड़ा हाथ रहता है किसी भी प्रकार के व्याधि निर्माण में या किसी भी प्रकार के रोग के निर्माण में। और डॉक्टर अंशुमन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसा कि आपने लास्ट में बोला था कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, और किस प्रकार से कर सकते हैं ब्रेस्ट एग्जामिनेशन? जी, कारण पे चर्चा हो रही थी, वहां से शुरू करते हैं, फिर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पे आ जाएंगे। सबसे पहले तो मैंने कहा था पेनलेस लंप, मतलब दर्द ना होने वाली गांठ। तो दर्द होने वाली गांठ क्या हो सकती है? अगर पीरियड से पहले, मंथली साइकिल के 5 दिन 4 दिन पहले अगर स्तन में दर्द हो और उसमें आपने छुआ, कोई गांठ महसूस हो, बहुत ज्यादा उम्मीद है ये कैंसर की गांठ नहीं होगी। फिर भी आपको शक हुआ है, आप दिखा लें उसको। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की बात करने से पहले 2-4 मुख्य कारणों को मैं समझा दूं कि स्तन कैंसर के कारण क्या होते हैं। इसको समझने का एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, आप अपने हिसाब से अपनी दिनचर्या को समझ लें और देख लें कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में कोई रिस्क के फैक्टर्स हैं नहीं है। ईस्ट्रोजेन एक हार्मोन है महिलाओं में, जो जितना लंबा समय एक महिला के जीवन में एक्सपोजर देगा उतना चांस ब्रेस्ट कैंसर का बढ़ेगा। और इसका उल्टा हार्मोन, मोटे मोटी तौर पे मैं बता रहा हूं, उल्टा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। इसी के ऊपर नीचे होने से मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों में करा सकते हैं, प्रेगनेंसी होती है,
और एस्ट्रोजन अगर ज्यादा हो, मतलब मात्रा में ज्यादा हो या एक्सपोजर ज्यादा हो, तब हो सकता है। अब इसको देखिए कितना आसान है समझना। एस्ट्रोजन कब बढ़ना चालू होता है? मेनार्की के टाइम, मतलब जब बच्ची बड़ी होने लगती है, जवान होने लगती है, और जब उसका मंथली साइकिल शुरू होता है तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है। फिर ये डाउन होना कब चालू होता है? मेनोपॉज के टाइम, जब मासिक धर्म आपका रुकने लगता है। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अर्ली हो जाए, शुरू, जिसको मेनार्की कहते हैं, मेनार्की अर्ली एज में हो और मेनोपॉज डिलेड हो, लेट हो, तो नंबर ऑफ ईयर, जितने साल एस्ट्रोजन का एक्सपोजर हुआ, बढ़ जाएगा। जैसे पहले इंडिया में बच्चों में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती थी 15 साल, 14-15 साल की उम्र में, और खत्म हो जाती थी 40-42 साल की उम्र में। तो एस्ट्रोजन एक्सपोजर कितने साल का हुआ? 25 से 27 साल। आज स्टडी में हम क्या देख रहे हैं? 9 साल, 10 साल में मेनार्की स्टार्ट हो जाती है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। और मेनोपॉज 45, 47, कभी 50 साल की उम्र में। तो लगभग एस्ट्रोजन एक्सपोजर का टाइम 40 साल का हो गया, लंबा हो गया। एक, प्रेगनेंसी कम होना या प्रेगनेंसी ना होना ब्रेस्ट कैंसर का कारण कैसे होगा? जब प्रेगनेंसी होती है तो एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल अप होता है। प्रोजेस्टेरोन को माना गया है ब्रेस्ट कैंसर प्रोटेक्शन। तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होगा, और नंबर ऑफ प्रेगनेंसी 0 हो जाए तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ गया, क्योंकि एस्ट्रोजन का एक्सपोजर आपका लंबे समय तक हो गया। इसी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग, स्तन पान कराने से, बच्चे को दूध पिलाने से, माँ जो दूध पिलाती है उसमें हाइपर एस्ट्रोजनेमिया नहीं होता है, मतलब एस्ट्रोजन का लेवल अप नहीं होता, प्रोजेस्टेरोन अप रहता है, तो ब्रेस्ट कैंसर प्रोटेक्शन है। डाइट, आपके खाने पीने में, आप फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, जैसा वैद्य जी बता रहे थे, सिमिलरली मेडिकल साइंस मानता है सैचुरेटेड फैट की मात्रा अगर आपके खाने में ज्यादा हो, फाइबर ना हो, जो मैदे की चीज आप खाते हो उसमें फाइबर नहीं जाता है, हरी साग सब्जी आप नहीं खा रहे हो, तो ट्रंकल ओबेसिटी, जो कमर, नाभि के नीचे का हिस्सा, पीछे का हिप का हिस्सा, इस पे चर्बी अगर ज्यादा जमा हो, ये हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट कराता है, ये इसमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ेगा। ये सब कारण है। और क्या हो सकता है? आजकल मॉडर्न सोसाइटी में महिलाएं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने लगी है, कि मेनोपॉज जब आने लगे तो हार्मोन ऊपर से लेने लगी, एस्ट्रोजन कंटेनिंग होता है, फिर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा। इस तरह से आप देखेंगे तो अनगिनत चीजें, जिसमें रिसेंटली स्टडी में ये देखा जा रहा है, प्लास्टिक का इस्तेमाल, प्लास्टिक से जो तत्व निकलते हैं, केमिकल लीचिंग होती है पानी में या खाने में, जहां से भी, उसमें बिसफॉस्फेनल ए एंड थैलेट, 2 प्रोडक्ट हैं जो मिमिक करता है एस्ट्रोजन को, और ये भी एक ब्रेस्ट कैंसर का कारण देखा जा रहा है। इस पर रिसर्च अभी जारी है। तो ये सब आम जो कारण है कैंसर के, इसको हम समझ गया। अब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की बात, कई इसमें कंट्रोवर्सी होती है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या वाकई प्रोटेक्टिव है, इसका कुछ फायदा है? देखिए, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो अमेरिका में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को खत्म कर दिया गया कि अब इसका फायदा नहीं है। क्यों खत्म किया गया? क्योंकि वहां रूटीन ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग हर महिला कराती है, मैंडेटरी कर दिया है, लोग भी जागरूक हैं। तो स्क्रीनिंग का मतलब है मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड समय पर उनका होता है, तो छोटे से छोटे गांठ को पकड़ लेते हैं जो अपने हाथ से नहीं छू के पकड़ सकते हैं। आज भी भारत में ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए भारत के लिए आज भी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन अति महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो महिलाएं 8 या 10 सेंटीमीटर का ब्रेस्ट कैंसर स्तन में लेके आती हैं, अगर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को सिखाया जाए तो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या हो सकता है उससे छोटा भी लेके आएंगी। अर्ली डिटेक्शन होगा, क्योर हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? जागरूकता बढ़ेगी। जागरूकता बढ़ेगी तो क्या होगा? एक महिला दूसरी महिला से बात करेगी, स्तन कैंसर के प्रिवेंशन की बात करेगी, रोकथाम की बात करेगी, और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की बात करेगी। उससे क्या होगा कि सभी लोग करेंगे। जब करेंगे तो एक प्रचलन होगा कि देखो इसकी संख्या बढ़ रही, तो हमें रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। विशेषज्ञ से संपर्क करें, अपने पास उपलब्ध जो भी कैंसर के विशेषज्ञ हों, आयुर्वेदाचार्य हों, उनसे मिले और इसके रोकथाम की बात करें। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना है ब्रीफ में बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे चाहिए तो एक सेपरेट सेशन रख सकते हैं। महिलाएं एक दिन तय कर ले महीने में, जैसे प्री मेनोपॉजल लेडी जिनकी मासिक माहवारी अभी चल रही हो, वो तय कर लें कि मंथली साइकिल शुरू होने के 6ठे या 7वें दिन, उदाहरण के तौर पे मंथली साइकिल शुरू हुई 1 को, तो 7 तारीख को
ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। और जो पोस्ट मेनोपॉजल है, जिनका मेनोपॉज हो चुका है, वो कैलेंडर के किसी भी डेट को फिक्स कर लें। उदाहरण के तौर पे किसी का जन्मदिन 12 तारीख को आता है, तो 12 तारीख हर महीने की फिक्स कर लें कि मुझे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इसी दिन करना है। आप पूछ सकते हैं कि महीने में हर दिन क्यों ना करें? क्या कारण है कि इस हार्मोन लेवल के अप डाउन होने से स्तन की कंसिस्टेंसी जब आप छूते हैं, जैसा महसूस होता है स्तन का हिस्सा, ये बदलता रहता है। तो दिन इसलिए हमने फिक्स किया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 7वें दिन और प्री पोस्ट मेनोपॉजल जिनका मासिक धर्म रुक चुका है, उनका एक फिक्स डेट पे, तो उस डेट को स्तन का छूने का तरीका, रूप, साइज, शेप एक होगा। हर महीने चेक करते रहें और इसमें कोई बदलाव आए तो तुरंत उसको नोटिस करें। कैसे चेक करना है? उस दिन महिला जब स्नान करने जाए तो साबुन या बाथ जेल या जो भी आप लगाते हैं शरीर पे, पहले मिरर के सामने दोनों स्तन को देखें, दोनों निप्पल का लेवल एक है कि नहीं, दोनों स्तन में कोई बड़ा छोटा तो नहीं दिख रहा है, कहीं किसी जगह कोई ज्यादा उभार तो नहीं दिख रहा है। उसके बाद पल्प ऑफ द फिंगर, पल्प कहते हैं आगे के हिस्से को, टिप से नहीं करना है, पल्प मतलब इस हिस्से से अपने स्तन को इस तरह से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पूरे स्तन को घुमा के चेक करना है। इस तरह से स्तन कहां से कहां तक होता है? कॉलर बोन, मतलब ऊपर की हड्डी जो कॉलर बोन होती है वहां से लेके जो स्तन पूरा दिखता है उसके नीचे तक स्तन का हिस्सा होता है। साथ में आर्मपिट मतलब बगल को भी एग्जामिन करें। इस तरह से क्या क्या एग्जामिन करना है आपको? कोई गठान तो नहीं है। तो गठान देखने में सबसे बड़ी गलती जो महिलाएं करती क्या करती हैं, इस तरह से देखती हैं। स्तन को जब भी किसी हिस्से को, स्तन के हिस्से को अगर इस तरह से पकड़ेंगे तो आपको गठान महसूस होगी। तो ऐसे नहीं पकड़ना है, इसलिए मैंने कहा पल्प ऑफ द फिंगर, बिल्कुल फ्लैट हाथ से इस तरह से आपको छूना है और इसमें देखना है सब जगह कोई गठान तो नहीं महसूस हो रही है। उसके बाद निप्पल को दबा के देखना है इससे कोई स्वाब तो नहीं आ रहा है। ये हर महीने करें नहाने समय। क्यों? बंद बाथरूम में मिरर के सामने आप चेक कर सकते हैं और साबुन या पानी लगने से जब स्किन गीली हो जाती है तो छोटी से छोटी गठान आप इस तरह से छूने से पकड़ सकते हैं। ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का एक ग्रॉस आइडिया है और चाहेंगे तो इस पे हम पूरा सेशन कर सकते हैं। जी वैद्य। बिल्कुल सर, हम लोग चाहेंगे कि इस पे एक बिल्कुल हम लोग डिटेल सेशन रखें और आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि किस प्रकार के कारण इसमें इन्वॉल्व हैं और किस प्रकार से हम लोग बेसिक ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और डॉक्टर अंशुमन जी, मैं आपसे फिर से पूछना चाहूंगा कि जैसे ही कैंसर का नाम सामने आता है, किसी भी प्रकार का कैंसर, तो ये क्या लोगों के दिमाग में रहता है कि ये बिल्कुल मृत्यु सूचक चिन्ह बन गया है, कि मतलब उनके मन में बहुत ज्यादा डर आ जाता है, या ये कभी ठीक होता है या नहीं होता है? तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, आपने बिल्कुल सही बात उठाई है। समाज में ऐसी अवधारणा है कैंसर मतलब मृत्यु का प्रमाण पत्र। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं सोचें। देखिए कितने शोध आ गए जिसमें अब तो ये देखा जा रहा है कि प्रैक्टिकली हर इंसान में हर दिन कैंसर के सेल बनते हैं, मतलब कैंसर उत्पन्न होता है। लेकिन प्रकृति प्रदत्त नेचुरली गिफ्टेड ह्यूमन बॉडी इस तरह का है कि ऑटोमेटिकली बॉडी का सिस्टम उसको पकड़ता है, डिटेक्ट करता है और मार देता है कैंसर सेल को। तो इमेजिन करें कि इस तरह से इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी आपके बॉडी के अंदर दिया हो, जो भी कोई भी अगर फॉरेन सेल बन रहा है तो उसको पकड़ के मार रहा है, तो उसको क्यों डिस्ट्रॉय करते हैं हम लोग? अब क्या है, उदाहरण के तौर पर स्तन कैंसर ही लीजिए, ये कुछ बाहर से नहीं आया है, आपके अपने शरीर के अंदर की कोशिका बदल गई और एबनॉर्मल बिहेव करने लगी। इसको डेफिनेशन वाइज क्या कहते हैं? एमलेस, पर्पसलेस, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ आवर ओन बॉडी सेल इज कैंसर। मतलब क्या हुआ? बिना उद्देश्य के बहुत तेजी से अगर एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16 होने लगे तो इसी कैंसर कहते हैं। एबनॉर्मल हो, लेकिन स्तन का अपना टिश्यू है, अपना हिस्सा है, लेकिन एबनॉर्मल हो गया। और ये जब बढ़ने लगे और एक अंग से दूसरे अंग में इसको भागने की क्षमता हो जाए, इसी कैंसर है। दूसरी इसमें एक पावर होती है इमॉर्टैलिटी की, मतलब एक सेल मरता नहीं है, तो जब मरेगा नहीं तो बढ़ता जाएगा, इसका साइज बढ़ेगा और दूसरे अंग में पहुंचेगा। तो
इसको क्या है, कैंसर को समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत क्या है, पहला स्टेप पे समझने की जरूरत है कि कैंसर हो ही नहीं। अगर एक लाइन में मुझसे पूछिएगा, एक लाइन में ये है, ट्राई टू बी एज नॉर्मल एज नेचुरल एज पॉसिबल। मतलब स्वभावतः सहज और सामान्य जितना हो सकता है रहने की कोशिश करें, ये मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी। जैसे ही आपके जीवन में ऐसा होने लगेगा, कैंसर की संभावना कम होने लगेगी। तो पहली कोशिश तो ये करनी है कैंसर हो ही नहीं, और अगर हो तो बहुत ही शुरुआती स्टेज में डिटेक्ट हो जाए। शुरुआती स्टेज में डिटेक्ट होने के बाद जो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कहा जाता है कि स्तन निकालना पड़ता है, शुरुआती स्टेज में बिल्कुल नहीं निकालना पड़ता है, सिर्फ गठान को निकालते हैं और कैंसर का इलाज हो जाता है और मरीज बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ये तो दिमाग से निकाल दीजिए कि लाइलाज बीमारी है या इसका मतलब मौत है, कैंसर का मतलब। दूसरा क्या फायदा हुआ, कई महिलाएं जो 65 साल 70 साल की हैं, उनमें अगर ब्रेस्ट कैंसर शुरुआती स्टेज में डिटेक्ट होता है, सिर्फ ऑपरेशन कर दिया, एक हार्मोन की गोली देते हैं, ट्रीटमेंट खत्म। कोई कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं, कोई रेडिएशन की जरूरत नहीं होती है। तो ये सब बहुत सारे फायदे हैं जो कि अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने से हो सकते हैं। इसीलिए दो लेसन क्या है कि कैंसर ना हो, अगर हो तो अर्ली स्टेज डिटेक्ट हो, और तीसरी बात कि कैंसर मौत का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, ये दिमाग से निकालें, एक ठीक होने वाली बीमारी है। बिल्कुल सर, आपके इसी बात से कई लोगों को बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिला होगा कि मतलब कैंसर बिल्कुल ठीक होने वाली बीमारी है अगर इसका अर्ली डिटेक्शन और प्रॉपर इलाज होता है। आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आनंद जी। क्योंकि ये प्रोग्राम ये जो चल रहा है ये अवेयरनेस के लिए है और बात कैंसर की हो रही है, तो मैं सर से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा जो आम जन मानस में यही पता है, उसको जरा सा मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या कैंसर की जांच के लिए जो बायोप्सी या फिर एफएनएसी कराई जाती है, तो क्या उस बायोप्सी या एफएनएसी करने से वो कैंसर और विभत्स रूप ले लेता है या बढ़ जाता है? उससे कोई छेड़छाड़ की जाए तो क्या वो बढ़ने लगता है और तेजी से? जी, काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि ये बहुत बड़ी अवधारणा है खासकर उत्तरी भारत में कि कैंसर में अगर लोहा टच में आ जाए तो बढ़ता है, जिसमें क्या होता है, किसी भी तरह के एफएनएसी बायोप्सी या ऑपरेशन करने से कैंसर बढ़ जाता है। ये बिल्कुल अवधारणा है, ये गलत बात है। कैंसर की डायग्नोसिस के लिए हमें या तो एफएनएसी, जिसको कहते हैं फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, मतलब एक पतली सुई डाल के उससे कुछ सेल्स और पानी का अंश निकालते हैं, उसको चेक करते हैं माइक्रोस्कोप में, लैब में देखते हैं कैंसर सेल है या नहीं है, इससे कैंसर नहीं बढ़ता है। बायोप्सी तो ट्रू कट बायोप्सी या कोर नीडल बायोप्सी कहते हैं, उसको करने से भी कैंसर नहीं बढ़ता है। और अगर ऑपरेशन की स्थिति है तो ऑपरेशन करने से भी कैंसर नहीं बढ़ता है। लेकिन अवधारणा बनी, कुछ तो वजह रही होगी, बिल्कुल वजह रही थी। क्या वजह रही कि आज से 20-30 साल पहले उत्तरी भारत में खास करके कैंसर का समुचित इलाज नहीं होता था, संभव नहीं था। तो अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर उसमें ट्रेन नहीं है और उसका इलाज कर रहा हो, तो उसमें बायोप्सी अगर गलत तरीके से कर रहा हो या ऑपरेशन गलत तरीके से कर रहा हो और उसके बाद उसको मरीज को सही गाइडेंस नहीं दे रहा हो और मरीज की बायोप्सी हो गई, उसको छोड़ दिया या थोड़ा सा ट्यूमर निकाला छोड़ दिया, तो निश्चित ट्यूमर बढ़ेगा। तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे अवधारणा बनने लगी कि देखो बायोप्सी कराई थी इसलिए कैंसर बढ़ गया। ऐसा नहीं हुआ, बायोप्सी आपके ढंग से नहीं की गई पहली बात, और अगर की गई तो जांच होने के बाद कैंसर पकड़ में आने के बाद आपने इलाज नहीं कराया, कैंसर इस कारण बढ़ा, मतलब अपने नेचुरली स्वाभाविक तरीके से बढ़ता चला गया, लेकिन आपको ये लगा बायोप्सी कराने से कैंसर बढ़ा, जबकि ये सच्चाई बिल्कुल नहीं है। और पूरे विश्व में बिना एफएनएसी या बायोप्सी के कैंसर का इलाज नहीं होता है। जी सर, वैद्य आनंद जी से मैं पूछना चाहूंगा कि हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि हम लोग को ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी हो ही ना। प्रिवेंशन की यहाँ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, इसमें आयुर्वेद किस प्रकार से योगदान दे सकता है? जी, ब्रेस्ट की एनाटॉमी जो आयुर्वेद में बताई गई है उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हम स्तन के ऊपर और स्तन के नीचे दो मर्म बताए गए हैं, वाइटल पॉइंट्स बताए गए हैं। ऊपर वाले को कहते हैं स्तन रोहित और नीचे वाले को कहते हैं स्तन मूल।
और जो स्तन मूल नाम का मर्म होता है, जो वाइटल पॉइंट होते हैं, हमारा कई ग्रंथ ऐसा भी बताते हैं कि उससे मन का स्थान होता है। मतलब कि यदि महिला तनाव में है तो उसका मन विचलित है, विक्षिप्त है, और वो उसमें रोग उत्पन्न करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसकी इम्यूनिटी वैसे ही घट जाएगी। तो एक तो ये हो गया कि तनाव नहीं लेना है। दूसरा, जो दिनचर्या बताई हुई है स्वस्थ रहने के लिए, सिर्फ वही करना है, उसके अलावा अलग से उसके लिए कुछ नहीं करना है। सिर्फ दिनचर्या का पालन करिए, अच्छा उठना बैठना, व्यायाम, आहार और समय से सोना, समय से जगना, सिर्फ इसी का पालन करते जाइए। और अलग से इसके लिए कुछ नहीं करना है कि हमको ब्रेस्ट कैंसर ना हो उसके लिए कुछ हमको अलग से करते रहना है। जैसा कि सर ने बताया, नेचुरल रहिए, प्रकृति से जुड़िए, जमीन से जुड़िए, और जितना हो सके उतना नेचुरल रहिए। प्लास्टिक, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, मैदा, या फिर जो जो सड़ा हुआ मैदा होता है जिसको ब्रेड और बाकी चीजें बनती हैं, इन सब चीजों से बचेंगे। जितना खमीर वाली चीजें जो होती हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि खमीर वाली चीजें कैंसर पैदा करने के बहुत बड़े कारण होते हैं। इन सब चीजों से बचेंगे तो ये कैंसर जैसा रोग आपको नहीं। जी जी, इस पे वैद्य सूर्या एक बात मैं बताना चाहूंगा। आनंद जी ने बहुत अच्छी बात उठाई है। सोने का समय, देखिए सर्काडियन रिदम हम बोलते हैं मेडिकल में उसको, और इस पे एक स्टडी हुई, नर्सेज स्टडी करके विदेश में एक स्टडी की गई कि जो महिलाएं नाइट ड्यूटी में ज्यादा थी उनमें ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा हुआ। तो देखा गया कहीं कोइंसिडेंस तो नहीं है। बाद में इसको देखा गया, बड़े ही आश्चर्यजनक इसका परिणाम निकला कि जो महिलाएं नाइट ज्यादा जगती है, रात में ज्यादा देर तक या पूरी रात जगती है, ड्यूटी कुछ ऐसी है उनकी, और दिन में सोती है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का तादाद बढ़े। इसका साइंटिफिक रिसर्च आ गया अब। तो इसलिए सोने का समय वाकई बहुत महत्वपूर्ण है कि सोने का समय, जगने का समय जितना हो सके क्लोज टू सनसेट एंड क्लोज टू सनराइज अगर रखें सोने और जगने का समय, उतना ही पूरे ही स्वास्थ्यवर्धन में मिले, आपको मदद मिलेगी, उसमें कैंसर से बचाव भी है, जिसमें एक स्तन कैंसर भी है। जी सर, बिल्कुल सोने का समय, आहार बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें योगदान करता है। और डॉक्टर अंशुमान जी, मैं एक सामान्य जनता का क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कई लोगों के मन में रहता है कि यह कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो रहती हैं तो उनका कुछ योगदान रहता है ब्रेस्ट कैंसर में? मैंने पहले भी कहा कि एस्ट्रोजन का ओवर एक्सपोजर, हाई एक्सपोजर या लंबे समय तक चलने के बाद, इसमें कोई भी किसी भी तरह का हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आप लेंगे, इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एग्जैक्टली कहना इसलिए मुश्किल है कि अलग अलग तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन का लेवल किसी कारण से आपके शरीर में अगर हाई जा रहा है, चाहे तो हार्मोन रिप्लेसमेंट ले रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव विद हाई एस्ट्रोजन ले रहे हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ेगा। इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी अगर लेते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह के बाद लें, एक बहुत लंबे समय तक ना लें। और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी तो एज ए डॉक्टर मैं रेकमेंड करूंगा कि ना ही लें तो बेहतर होगा। जितना नेचुरली आप अपने हार्मोन्स को नॉर्मल रखें, बॉडी के अपने हार्मोन को, एक्सटर्नल हार्मोन ना लें तो बेहतर रहेगा। जी सर। और डॉक्टर अंशुमान जी, फिर से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मतलब हम लोग मॉडर्न के अनुसार भी ऐसी कौन कौन सी चीजें करें ताकि ये ब्रेस्ट कैंसर हम लोगों को हो ही ना? जी, मॉडर्न मेडिसिन हो या एलोपैथ हो, इसीलिए हम हर समय इस चर्चा में कहते हैं एलोपैथ और आयुर्वेद का सामंजस्य। अल्टीमेटली शरीर तो वही है, बीमारी वही है, दोनों एक ही पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल इसमें डाइट का इंपॉर्टेंट रोल है। तो जितना हो सके शुद्ध भारतीय भोजन, स्वच्छ भोजन, ताजा भोजन, ये तीन चीजें मैंने कही खाने के बारे में। उसके बाद मानसिक स्ट्रेस, राइट टाइम टू स्लीप, राइट टाइम टू वेक अप, ये नो रिप्लेसमेंट ऑफ हार्मोन, एक्सटर्नल कुछ नहीं लेना है। चाइल्ड बेयरिंग मतलब गर्भवती होना है शादीशुदा महिलाओं को, आजकल एक फैशन चल रहा है, उस चक्कर में ना पड़े। ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, ये कैंसर से प्रोटेक्शन है। आपके खाने में हरी साग सब्जियों की मात्रा होनी चाहिए, फल होने चाहिए खाने में, ये ब्रेस्ट कैंसर प्रोटेक्शन देता है। टेक्निकली हम कहते हैं कि चेस्ट का, महिलाओं में चेस्ट का एरिया सेंटीमीटर वाइज जितना है,
अगर उनके कमर का हिस्सा, कमर से मतलब है बट, जो हिप का हिस्सा है, ये अगर छोटा हो तो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस कम होगा। मतलब अगर मोटापा कमर या हिप्स पे ज्यादा होगा तो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा होगा। मतलब एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करके आप फैट वहां से कम करें, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होगा। यही सारी चीजें वहीं पहुंचती है, क्योंकि पॉइंट देखिए है मानव शरीर। और सर एक क्वेश्चन आया है शिवानी वर्मा जी का, इस फाइब्रोएडिनोमा पूछना चाह रहे होंगे, फाइब्रोएडिनोमा इन ब्रेस्ट कैंसर। हाँ बिल्कुल, फाइब्रोएडिनोमा एक तरीके से आप कह सकते हैं बेनाइन ट्यूमर है ब्रेस्ट का, जिसको ट्यूमर ग्रॉसली मेडिकल साइंस कहता है। कोई भी गठान हो उसको ट्यूमर कहते हैं, आयुर्वेद उसको ग्रंथि के नाम से जानता है। मतलब ऐसी कोई गठान जिसमें फैलने की क्षमता ना हो। तो फाइब्रोएडिनोमा से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बिल्कुल नहीं बढ़ता है, भूल जाए। लेकिन फाइब्रोएडिनोमा को हम लोग कहते हैं ब्रेस्ट माउस, मतलब स्तन के अंदर का चूहा। क्यों कहते हैं चूहा? ये इतना स्लिपरी होता है फाइब्रोएडिनोमा कि आप अगर उसको छूने जाएंगे तो हाथ से छूट के भाग जाएगा। तो फाइब्रोएडिनोमा अगर है मतलब ग्रंथि है, मतलब सादी गठान है, जिसको आम भाषा में कहते हैं रसौली, तो इससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बिल्कुल नहीं बढ़ता है। और एक क्वेश्चन आनंद जी के लिए आया है रजनीश शर्मा जी का, हम ब्रेस्ट कैंसर को आयुर्वेद के मुताबिक किस प्रकार से सोचकर ट्रीटमेंट करेंगे? जी, ब्रेस्ट कैंसर को आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप देखना चाहेंगे तो फिर हमको उनमें दोष देखने पड़ेंगे, कौन से दोष हैं, कौन सा दोष सरतम भाव में, कौन सा दोष ज्यादा प्रकोपित है, कौन सा दोष कम प्रकोपित है, इसको देखना पड़ेगा। उसके केस की पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी कि कारण क्या था, कहीं कोई ट्रॉमा हुआ था या फिर वो गर्भवती हुई या गर्भवती नहीं हुई, एज क्या है। उसके बाद फिर हम जो है ट्रीटमेंट पार्ट पे आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ आयुर्वेद में हर व्यक्ति का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। इसको कस्टमाइज कहा जा सकता है कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, पहली बात। और दूसरी बात सबसे जरूरी जो है वो मैं ये कहूंगा कि कभी भी किसी भी तरीके की चिकित्सा यदि आप कराते हैं तो उस चिकित्सक के बारे में जान लें, वो पढ़ा लिखा डिग्रीधारी हो और वो उस चिकित्सक उस तरीके की चिकित्सा करने का या तो अनुभव रखता हो या अधिकार रखता हो, तभी आप उनके यहाँ उस चिकित्सा कराने के लिए जाए। कई सारे पेशेंट हमारे यहाँ ऐसे भी मिले हैं हमको जो कि जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर का इलाज कराने आयुर्वेद के नाम पे। मैं खुद आयुर्वेद का चिकित्सक हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आयुर्वेद के नाम पे चिकित्सा कराने जाते हैं, कई सारे लेप लगाए जाते हैं, पूरा ब्रेस्ट जल जाता है, कई सारे टिश्यू उनके जल जाते हैं। कई जगहों पे तो देखा गया है कि वहां से अंदर से फट के पानी निकल रहा होता है, और वो जो बाबा या फिर वो जो चिकित्सक होते हैं वो कहते हैं कि वो अंदर का जो घाव था, वो गांठ थी, वो पक रही और पक के वो निकल जाएगी। तो ऐसे ऐसे लोगों के छलावे में या ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं जो कैंसर का स्पेशलिस्ट होता हो, वहीं पे जाए, वहीं पे इलाज करें। जी, और अनुभूति ट्रस्ट इसी पर काम करता है, दोनों के सामंजस्य की, एलोपैथी और आयुर्वेद के। तो जिनकी जहां तक लिमिटेशन हो उनको वहां पे तक ही जाना चाहिए। तो यही हम लोगों के ट्रस्ट का भी मानना है। जाते जाते डॉक्टर अंशुमन जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी को? पहले तो मैं यहीं से शुरू करूंगा जो आनंद जी ने कहा। मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में रोज देख रहा हूं, जब मरीज इस तरह के आते हैं जैसा इन्होंने बताया, एग्जैक्टली यही होता है जो कहते हैं आयुर्वेद का इलाज करा रहे थे, जिसमें लेप लगा के और ट्यूमर को फोड़ रहे थे, और कोई भगवाधारी भी व्यापारी इसका इलाज करता है और कहता है ट्यूमर निकल रहा है गल के। आपको मालूम भी है अप स्टेजिंग हो रही है डिजीज की, मतलब डिजीज का स्टेज बढ़ रहा है, एडवांस हो रहा है। जो अंदर स्तन के अंदर छुपा हुआ था ट्यूमर, वो किसी भी गलत इलाज के कारण बाहर आ गया, स्टेज 4 हो रहा है। तो सबसे पहले तो गुमराह ना हो, बिल्कुल सही बात है। हर काम करने के लिए भारत सरकार में, भारत में एक पद्धति तैयार की गई है कि अगर एलोपैथ की चिकित्सा करनी है तो आपको कौन सी डिग्री करनी है, आयुर्वेद की चिकित्सा करनी है कौन सी। तो आयुर्वेद के नाम पे जो छलावा हो रहा है, लोग गुमराह कर रहे हैं, वो मरीजों का बुरा तो कर ही रहे हैं, आयुर्वेद को भी बदनाम कर रहे हैं। एक्चुअल आयुर्वेद वो है ही नहीं जो किया जा रहा है। तो पहली बात तो यही संदेश है कि इस छलावे में ना पड़े। दूसरा संदेश, कैंसर के नाम से डरे नहीं, एक इलाज
ठीक होने वाली बीमारी है। पूरी कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि अपनी जीवन शैली को इतना सामान्य और सहज रखें, कैंसर से बचें, और हो जाए तो शुरुआती स्टेज में पकड़ में आए, ठीक हो। यही कामना करते हैं कि आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। जी सर। और वैद्यानंद पांडे जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते सभी दर्शकों को? जी, मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि हम लोग हर चर्चा में या हर बार या हर पेशेंट को कहते हैं कि व्यायाम करिए। तो व्यायाम के नाम पे कई पेशेंट, इस पूरे पिछले वीक मेरे यहाँ 2-3 पेशेंट ऐसे आए जो बुजुर्ग थे, 60 से 70 साल के बीच के थे, और वो कुछ योग कर रहे थे। जैसे एक पेशेंट थे हमारे यहाँ जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस था, और वो पवन मुक्त आसन कर रहे थे और उनकी गर्दन में बल पड़ गया। तो व्यायाम कौन सा करना है और कौन सा व्यायाम हमको नहीं करना है, ये किसी एक योगाचार्य से या किसी जो ट्रेंड योगाचार्य होते हो, पढ़े लिखे होते हो, उनसे समझिए, उनको दिखा के, समझ के, उनसे कंसल्ट करके ही व्यायाम चुनिए कि कौन सा योग आसन करना है और कौन सा योग आसन आपके लिए नहीं करना, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आपको ऐसे कोई योगाचार्य नहीं मिल रहे हैं तो आप टीवी देख के, यूट्यूब देख के बिल्कुल ना करें। सिंपली आप कोई ऐसा व्यायाम करिए जिससे आपको पसीना होना चाहिए। पसीना होने से मतलब है, चाहे आप जॉगिंग करें तो तेज दौड़ें, आप अगर तैरना जानते हो तो सबसे अच्छा व्यायाम तैरना होता है, लेकिन अगर आप तैरना जानते हो तो नहीं, तो फिर आप दौड़िए, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर अपनी शक्ति के हिसाब से दौड़िए, आधी शक्ति दौड़िए। व्यायाम करने का मतलब है आपको पसीना होना चाहिए। गलत व्यायाम करना व्यायाम न करने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जी सर। और अगर किसी प्रकार के खेल भी अगर वो लोग खेलते हैं सामान्य प्रकार के, तो वो भी एक तरीके का सर व्यायाम ही हो सकता है। जी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, और अगले हफ्ते हम लोग फिर आपके मुद्दे लेके आएंगे, मुद्दा स्वास्थ्य का में। धन्यवाद।